Greetings, everyone. My name is Juhi Gupta, and we are doing the chapter How Do Organisms Reproduce? So लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोडक्शन करने की नीड क्या है। सबसे पहली बात तो ये पढ़ी थी। एंड रिप्रोडक्शन करते टाइम जो वेरिएशंस आती हैं, मतलब जैसे आप अपने पेरेंट से क्यों अलग हैं, या फिर आपने कोई एनिमल देखा होगा वो एग्जैक्ट क्यों कॉपी नहीं होता अपने पेरेंट की, इसके बारे में पढ़ा था कि वो वेरिएशन कैसे आती है। अब शुरू कर रहे हैं इस सेक्शन से कि वेरिएशन आने की नीड क्या है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस वेरिएशन। वेरिएशन ना आएगी तो क्या मतलब, अगर नहीं भी लाएंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ, दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस वेरिएशन। सो अपना इतना तो हमें समझ में आ गया था कि वेरिएशन आती कैसे है। हमने बताया था कि ये आपका सेल, उस सेल के अंदर आपका डीएनए डीएनए प्रेजेंट है। डीएनए की जब कॉपीज बनती हैं तो ये जो कॉपी वाला प्रोसेस है, कॉपी बनती है, ठीक है। सो ये जो कॉपी वाला प्रोसेस है ये 100% एफिशिएंट नहीं होता है। 100% एफिशिएंट नहीं होता है, इसी की वजह से ये कॉपी में थोड़ी सी कुछ कमी रह जाए, या फिर आप कह लीजिए कि ये बनाया ही गया है प्रोसेस इस तरीके से कि कमी रह जाए। सो ये कॉपी वाला प्रोसेस 100% एफिशिएंट नहीं है, विच इज वाई वेरिएशंस कम। वेरिएशंस आ जाती हैं किसके अंदर? ऑफस्प्रिंग्स के अंदर। जो बेबीज बनते हैं उनके अंदर कुछ अंतर आ जाता है, विच इज वाई दिस इज द प्रोसेस, विच इज वाई वी आर स्टडिंग द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन एज वेल। एवोल्यूशन भी हो रहा है इसी इन्हीं वेरिएशंस की वजह से। अब पढ़ रहे हैं कि वेरिएशन की जरूरत क्या है। तो इसको समझने के लिए एक छोटी सी स्टोरी की तरह से समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। ओके, अब इस तरीके से लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक पॉन्ड है, ठीक है। ये पॉन्ड है, इसके अंदर बहुत सारी मछली हैं, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी मछली हैं। डोंट माइंड द ड्राइंग प्लीज, आई जस्ट होप इफ यू गेट दिस वेल। मैं स्टोरी के फॉर्म में बता ही इसलिए रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे, ठीक है। सो ये सारी की सारी मछली हैं, ये जहां रह रही हैं उस एरिया को हम बायोलॉजिकल टर्म में बोल देते हैं निश, ठीक है। जिस भी हैबिटेट में रह रही है उस एरिया को हम बोल देते हैं कि ये इस फिश का निश है। ओके, सो दिस इज द फिश का निश। निश इज द हैबिटेट इन विच द ऑर्गेनिजम्स आर सर्वाइविंग और लिविंग, ठीक है। एंड देन फाइनली आप ये बिल्कुल मान के चलिए ये सारी की सारी हेल्दी फिशेज हैं और ये रिप्रोडक्शन बहुत अच्छे से कर सकती हैं, इनको कोई परेशानी नहीं है उस चीज के लिए। सो रिप्रोडक्शन करते टाइम जब डीएनए कॉपी होगा इनका, तो डीएनए कॉपी अगर बिल्कुल एफिशिएंटली होगा, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बनती चली जाएगी, तो ये इस एनवायरनमेंट में प्रॉपरली रह पाएंगी। इस एनवायरनमेंट में रहने के लिए इसके पास जो भी जरूरत है इस एनवायरनमेंट में रहने के लिए, वो अभी फिलहाल रह पा रही है। तो ऑब्वियसली इन सबके पास वो जीन्स हैं, वो सारी प्रोटीन्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पे सर्वाइव कर पा रही है। डीएनए कॉपी अगर 100% एफिशिएंट होती है तो आने वाली फिशेस भी इन्हीं की जैसी बनेंगी और इस एनवायरनमेंट में हमेशा रहती रहेंगी। सो ये हो गया हमें एक फायदा, अगर सारी कॉपी 100% बढ़िया से बनती चली गई, ठीक है। सारी की सारी कॉपी 100% बढ़िया बनती जा रही है, तो हर कोई फिश जो बनेगी वो इस तालाब में रहने के लिए एफिशिएंट होगी, इस तालाब में रहने के लिए परफेक्ट होगी, राइट। सो दिस इज लाइक सच अ थिंग दैट जो डीएनए कॉपी हो रही है, ये डीएनए कॉपी अगर एफिशिएंटली होती है, कंसिस्टेंट होती है, सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द बॉडी डिजाइन फीचर्स। सारे बॉडी डिजाइन के जो फीचर्स हैं, जो आपकी बॉडी है, कैसी आंख कैसी नाक बनेगी, कैसे फिन्स बनेंगे फिश ये सारे के सारे स्टेबल रहे, वैसे ही बने जैसे पहले पेरेंट में थे। तो उसकी वजह से मतलब इस तरीके की कॉपी 100% एफिशिएंट वाली कॉपी जो है वो इस काम आएगी, इस वजह से दिस वुड बी हेल्पफुल। तो दिस इज वाई दिस इज सच अ रिप्रोडक्शन, 100% एफिशिएंट वाला रिप्रोडक्शन इज लिंक्ड विद द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द स्पीशीज। आपकी ये जो फिश है ये आपके इस वाले एनवायरनमेंट में हमेशा बहुत अच्छे से रह पाएगी, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इट विल सर्वाइव वेरी वेल, ठीक है। सो दिस इज द वन थिंग, दिस इज द वन फैक्टर विच इज वेरी एफिशिएंट, विच इज वेरी यूजफुल एंड विच वुड बी यूटिलाइज इन द एफिशिएंट मैनर ओनली। ये सर्वाइव बहुत अच्छी करेंगी, ये सारी की सारी स्टेबल रहेंगी, ये कभी खत्म नहीं होंगी इस एनवायरनमेंट में। बट इकोसिस्टम इस तरीके से नहीं चलता है। इकोसिस्टम में सारी चीजें वैसी की वैसी नहीं रहती हैं जैसी की जैसी आप हमेशा स्टेबल फॉर्म में देखते आ रहे हैं। ये तालाब जरूरी थोड़ी हमेशा ऐसा ही रहेगा, राइट। सो नाउ कम्स द catch part, now comes the interesting part, that niche can change, the habitat can change due to multiple reasons। ये तालाब में बदलाव आ सकते हैं, पानी खराब हो सकता है, पानी सड़ सकता है, पानी पानी का ठहराव रुक जाएगा, पानी का बहाव रुक जाएगा, जो कुछ भी है, देयर कैन बी चेंजेस इन दिस निश
which is like because of reason which are beyond the control of organisms. इस मछली ने कुछ नहीं किया उसके अंदर रहते हुए, इस फिश ने कुछ भी नहीं किया, उसके बावजूद भी इस हैबिटेट के अंदर, इस निश के अंदर बदलाव आ सकते हैं। जैसे टेम्परेचर जो है अर्थ पे कभी गर्म कभी ज्यादा, कभी ऊंचा कभी नीचा, कभी ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो कभी ग्लोबल कूलिंग की प्रॉब्लम हो रही है। सो टेम्परेचर में चेंज कभी भी आ सकता है अर्थ पे, सबसे फर्स्ट वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ अ चेंज। ठीक है, इसके अलावा आपके अर्थ पे कभी भी मीटेओराइट हिट कर सकता है। दिस इज अगेन वेरी मतलब पॉसिबल कि एक मीटेओराइट आया और अर्थ पे अटैक मतलब अटैक किया, अर्थ पे हिट कर गया, उसकी वजह से भी बहुत बदलाव आ जाएगा। सो ये एनवायरमेंट चेंज हो सकता है। ऐसे केस में ऐसे और भी बहुत से एग्जांपल है, मीटेओराइट ने हिट कर दिया, टेम्परेचर बढ़ गया, सैलिनिटी बढ़ गई पानी की, अचानक से नमक बढ़ गया पानी में, फिश सर्वाइव ही नहीं कर पाए, मान लो फिश सॉल्ट टॉलरेंट नहीं है और सडनली नमक बढ़ गया पानी में किसी वजह से, तो सारी मर जाएंगी। ऐसी कंडीशन कभी भी किसी भी तालाब को नहीं, मतलब तालाब एक एग्जांपल है, किसी भी हैबिटेट में कभी भी आ सकता है। दीज कंडीशंस आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ योर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के हाथों में ये नहीं होती। समटाइम्स कभी ऑर्गेनिज्म भी रिस्पॉन्सिबल होता है चेंज के लिए, बट there are multiple changes which might happen which are not under the control of an organism. So in such condition, if a particular population, जैसे हम इस टाइम पे फिश की बात कर रहे हैं, तो अगर ये जो फिश की पॉपुलेशन है एक पर्टिकुलर निश के लिए अपने आप को बना चुकी है, इस वाले पर्टिकुलर हैबिटेट में एकदम फिट है, इसमें परफेक्टली रह पा रही है, एंड गलती से कोई परेशानी की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, मीटेओराइट हिट की वजह से, सैलिनिटी की वजह से, जिस भी कारण की वजह से मान लीजिए इस निश में अंतर आ जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सबसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, पहले इसका टेम्परेचर था 20 डिग्री, सडनली गर्मी बढ़ गई उस एरिया में, एंड या फिशेस हैं इसके अंदर। ठीक है, सो ये तालाब है, इस तालाब के अंदर सडनली टेम्परेचर हो गया मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस, पहले था 20, 22, 25 जो भी आप मान के चलना चाहें, एंड टेम्परेचर में इतना ड्रास्टिक चेंज आया। इस केस में पूरे पूरे चांसेस हैं कि अगर ये फिश इस पर्टिकुलर कंडीशन में अडेप्ट नहीं कर पाई तो दिस विल डाई, मर जाएगी ये फिश, राइट। सो हाउएवर अगर इसके अंदर थोड़े बहुत भी वेरिएशन होंगे, डीएनए कॉपी अगर एफिशिएंटली मतलब एकदम 100% आइडेंटिकल नहीं होगी, सो कुछ वेरिएशंस ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से फिश ऐसे स्ट्रेसफुल कंडीशन में सरवाइव कर पाए। जैसे आपको एग्जांपल देने के लिए बताती हूँ, ह्यूमंस में ऐसे जीन्स भी होते हैं विच विल हेल्प यू टू कोप अप विद स्ट्रेस कंडीशंस। जैसे आपको एक साधारण सा कंडीशन है, एग्जाम टाइम आता है, रेगुलर में बहुत कुछ आरामदायक हो रहा है, रेगुलर में सिर्फ स्कूल जाना है, वापस आना है, होमवर्क करना है, पढ़ाई करनी है, सो जाना है, खाना पीना खाना है, खेलना है, सो जाना है, राइट। दिस इज व्हाट अ जनरल लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट लुक्स लाइक। बट जिस टाइम पे एग्जाम होते हैं उस टाइम पे प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर भी होता है, कुछ बच्चों को ज्यादा होता है, कुछ बच्चों को कम होता है, दैट्स नथिंग ऑफ अ कंपैरिजन, बट आई एम सेइंग कि यस, स्ट्रेस इंक्रीजेस ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम। यू फील कंपटीशन, आपको लगता है उससे बेहतर लाने हैं या खुद से बेहतर नंबर लाने हैं, पहले इतने लाए थे अब इससे बेहतर लाना है, थोड़ा बहुत पीयर प्रेशर भी आता है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। सो द स्ट्रेस इंक्रीजेस, बट आपने कभी ऐसा देखा है कि उसकी वजह से बड़ी परेशानी आ गई, हॉस्पिटल हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है? ऐसा नहीं होता, राइट। इन जनरल कंडीशंस ऐसा नहीं होता। द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट योर बॉडी is having certain genes which are responsible to cope up with stress. आपकी बॉडी के अंदर ऐसे भी जीन्स हैं जो आपको स्ट्रेस से डील करने में हेल्प करते हैं, राइट। योर ब्रेन इज मेड अप इन सच अ मैनर दैट स्ट्रेस के केस में आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज होंगे, बट व्हेन यू ट्राई टू प्रैक्टिस इट, थोड़ा थोड़ा हैबिट में डालेंगे, बॉडी हल्की सी ट्रेन करेंगे इस चीज को लेकर, आपकी बॉडी इस चीज के लिए भी बेटर होनी शुरू हो जाती है, दैट यस इट्स ओके यू ट्राई डील विद दैट स्ट्रेस एज वेल। कुछ लोग थोड़ा बेहतर कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते, दैट्स कंप्लीटली ओके, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट योर बॉडी इज डिजाइंड इन सच अ मैनर कि ऐसा नहीं होगा कि अचानक से स्ट्रेस हुआ एंड यू विल फील कि भैया हार्ट फेल हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपकी बॉडी डिजाइंड ही इस तरीके से है कि ऐसी कंडीशन में आपके स्ट्रेस जीन्स एक्टिवेट होके आपको सिचुएशन से थोड़ा सा कोप अप करने में हेल्प करेंगे। समटाइम्स प्रॉब्लम फिर भी रहती है, बट समटाइम्स दिस माइट हेल्प यू एज वेल। यू कैन ट्रेन योर ब्रेन द वे यू वांट, आप अपने ब्रेन को अपने हिसाब से रख सकते हैं जैसा भी चाहें। एंड इन इंडिया वी आर ब्लेस्ड विद अ टेक्निक कॉल्ड एज योगा। यू कैन ट्रेन योर माइंड द वे यू वांट इट, अपने हिसाब से चलेगा, अपने हिसाब से सोचेगा, परेशानियां आएंगी भी, आती हैं, हर किसी की लाइफ में आती है, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रगल्स स्पेसिफिकली नाउ अ डेज। सो
उन परेशानियों से डील करने के लिए भी बॉडी प्रॉपरली तैयार करी गई है। आपको बस थोड़ी सी ट्रेनिंग देने की जरूरत है। अब जैसे बच्चा पहला वर्ड बोलना कब सीखता है? जब उसको उस चीज के लिए ट्रिगर करते हैं, राइट? वो चलना कब सीखता है? अपने आप से नहीं चलता, लोगों को देखता है कि ये सारे के सारे चल रहे हैं, देन फाइनली घुटने पे कोशिश करता है, गिरता है, एंड देन चलता है, राइट? तो जब स्ट्रेस की कंडीशन पहली बार लाइफ में आएगी, तो हो सकता है पहली बार आप अच्छा डील ना करो, पहली बार आप उससे परेशान हो जाओ, पहली बार उससे थोड़ा सा स्टेप बैक भी करने का मन करेगा। बट जब कंडीशंस लाइफ में ऐसी आएंगी कि थोड़े थोड़े चैलेंजेस आते ही रहते हैं, कभी ना कभी, कभी किसी चीज का, कभी किसी चीज का, कभी कोई बॉडी इश्यू हो रहा है, कभी पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, कभी जॉब में परेशानी आ रही है, देयर आर डिफरेंट स्ट्रेसेस जो लाइफ भर आएंगे। सो उन स्ट्रेसेस की वजह से बॉडी अपने आप को धीमे धीमे अडेप्ट करती है, ट्रेन करते हो आप बॉडी को कि ऐसी कंडीशन में ऐसे डील करना है, ऐसी कंडीशन में ऐसे डील करना है। सो वी आर जस्ट गोइंग वेरी ऑफ फ्रॉम द टॉपिक, बट आई एम सेइंग दैट योर बॉडी इज ट्रेन्ड अकॉर्डिंगली, राइट? सो आपकी बॉडी के अंदर, जैसा फिश वाले केस में कह रहे हैं कि कुछ फिशेस अगर ऐसी होंगी जिनके केस में 100% डीएनए कॉपी एफिशिएंट नहीं होगी और उनके अंदर कोई बदलाव आ गया होगा, तो वो जो वेरिएशन आई है, मान लीजिए उनके अंदर एक ऐसी जीन आ गई है जो टेम्परेचर टॉलरेंट है। उस इतनी सारी, मान लीजिए 10 फिश थी, 10 में से 8 तो सेम ही सेम बन गई, 2 में थोड़ा सा अंतर आया था। एक ऐसी है जो बहुत ठंडे पानी में सर्वाइव कर सकती है, एक में ऐसी जीन आ गई है जो बहुत गर्म पानी में भी सर्वाइव कर सकती है, तो वो वाली बच जाएगी, बाकी सारी मर जाएंगी। सो दिस इज हाउ वेरिएशंस आर इम्पोर्टेंट। इसी वजह से, क्योंकि आपकी लाइफ कभी भी स्टिल नहीं है। लाइफ ऑन अर्थ इज नेवर स्टिल, इट्स ऑलवेज मूविंग, इट्स ऑलवेज डायनेमिक। लाइफ हमेशा डायनेमिक मूवमेंट करती रहती है, इट्स नेवर स्टिल। डायनेमिक है तो चेंजेस आएंगे, चेंजेस आएंगे तो आपको उनके लिए एडजस्ट भी करना पड़ेगा। तो एडजस्ट सिर्फ वही कर पाएगा जिसके अंदर वेरिएशन आएगी। जो बिल्कुल कॉपी है पहले वाली चीज का, उससे कोई फायदा नहीं होगा। जैसे राइट, अगेन जैसे उसने बोला कि जिनके अंदर भी वेरिएशन आएंगे, देयर वुड बी सम चांसेस फॉर देम टू सर्वाइव। उनके अंदर कोशिश है, उनके अंदर पॉसिबिलिटी होगी सर्वाइव करने की, क्योंकि उनके अंदर कोई वेरिएशन आया हुआ है, वो एग्जैक्ट पहले वालों जैसे नहीं। जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ये एक फादर है एंड ये इसका बेबी, मे बी अ सन और अ डॉटर, जो भी आपको कंसीडर करना। अब आप ये मान के चलिए कि जैसे फादर के अंदर एक जीन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ कंडीशन, जिसकी वजह से उनके हाथ में 2 अंगूठे हैं, ठीक है? फादर के अंदर एक ऐसी जीन है जिसके अंदर, जिसकी वजह से उनके हाथ में 2 अंगूठे हैं। बट बच्चा जो है वो माँ की जीन्स भी रखता है, ठीक है? सो देयर इज अ मदर एज वेल, ठीक है? देयर इज अ मदर एज वेल। सो जीन्स माँ के भी आए हैं और पापा के भी आए हैं। अब लेकिन हमने बच्चे के अंदर देखा कि बच्चे के अंदर तो 2 अंगूठे नहीं आ रहे हैं, बच्चे के हाथ में तो नॉर्मल 4 फिंगर्स और एक थंब है। सो ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि वेरिएशन की वजह से कुछ जीन्स माँ के आए हैं और कुछ जीन्स पापा के, उसकी वजह से उसके अंदर बाय चांस वो जीन नहीं आ पाया जिसकी वजह से पापा के पास 2 अंगूठे थे। सो दिस इज वाई दिस वुड बी अ नॉर्मल किड। एक नॉर्मल बेसिक ह्यूमन बीइंग वाला हिसाब हो जाएगा जिसके अंदर बेसिक 4 उंगलियां और एक अंगूठा। I'm not saying that this is a problem that there are 2 thumbs. 2 थंब होना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, इट्स जस्ट अ लिटिल वेरिएशन। कोई एक अंतर था, उनके अंदर भी किसी जगह से आया है, उनके अंदर भी अपने पेरेंट्स के केसेस से आया होगा। बट क्योंकि वो जीन नहीं ट्रांसफर हुआ बेबी के अंदर, तो इसके चक्कर में उसके पास वो 2 अंगूठे नहीं आएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट वेरिएशंस। वेरिएशन कैसे बोल रहे हैं इसे? कोई चीज एक में है, किस में नहीं है। बेटे के अंदर 2 अंगूठे नहीं है, पापा के पास है, तो वेरिएशन हो गया ना, अलग चीज आ गई ना। तो अलग चीज कैसे आ पाई? जब एक क्रॉस हुआ और उस क्रॉस के अंदर जो डीएनए कॉपी हुई वो सेम नहीं थी। एंड वैसे भी इसमें तो 2 पेरेंट इन्वॉल्व है, कुछ सामान एक से आया, कुछ सामान एक से आया है, तो जो चीज नहीं आ पाई वो ऑब्वियसली दूसरे में शो ही नहीं हो पाएगी। सो दिस इज हाउ वेरिएशंस आर इम्पोर्टेंट। सो अगेन एक और एग्जांपल देते हुए समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है, एक एरिया है जहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया है। ये सारे के सारे कौन से, ये सारे के सारे पानी में है, ठीक है? पानी में रह रहे हैं। और पानी कैसा है? टेम्परेट। टेम्परेट पानी कैसा होता है? ठंडा, ठीक है? इन जनरल, सो टेम्परेट वाटर्स आर ठंडे। अगर वाटर टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, किसी भी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग तो एक रीजन है, बट किसी भी वजह से अगर वाटर टेम्परेचर बढ़ता है, इंक्रीज करता है, सो मैनी बैक्टीरिया इनमें से, क्योंकि ये सारे के सारे टेम्परेट में रहने के आदी हैं, इनको हमेशा से टेम्परेट में रहना पसंद है, तो इस चक्कर में इनमें से मेजर मर जाएंगे। मेजर मर जाएंगे क्योंकि इनको इसी तरीके के टेम्परेचर में रहने की आदत है, लेकिन टेम्परेचर तो बढ़ गया बाय चांस, राइट? तो ये सारे के सारे, बट
कुछ बैक्टीरिया, कुछ वेरिएंट ऐसे वाले बैक्टीरिया कुछ ऐसे होंगे जो हीट को रेजिस्टेंट होंगे, जो हीट के लिए ये ट्रायंगल का सिंबल बनाते हैं। सो जो हीट से उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, वो हीट टॉलरेंट होंगे। सो उन वो वाले पर्टिकुलर बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाएंगे, बाकी सारे मर जाएंगे। सो दिस इज हाउ वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिकली फॉर वन थिंग कॉल्ड एज सर्वाइवल। अगर हमें ह्यूमन रेस, हमें अगर कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की रेस कंटिन्यू रखनी है, तो हमेशा वो वाले ज्यादा सरवाइव करेंगे जिनके अंदर वेरिएशन आ रही है, वो वाले सरवाइव नहीं कर पाएंगे जिनके अंदर वेरिएशंस नहीं है। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ रेस टू कंटिन्यू। अगर कोई रेस को हमेशा आगे के लिए चलना है, सो एक पर्टिकुलर टर्म को हमेशा याद रखना पड़ेगा, दैट वेरिएशन शुड कंटिन्यू। एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनना है, एग्जैक्ट कॉपी से नहीं काम चलेगा। जैसे एक और कंडीशन, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। एक पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए आपके आपके फादर में या फिर आपकी मदर में कोई एक पर्टिकुलर चीज की कमी है, ठीक है। आए तो आप भी उन्हीं में से हो, तो हो सकता है आपके अंदर भी वो फीचर आ जाए, आ सकता है, राइट। बट वेरिएशन इज ऑल अबाउट कोपिंग विद इट। हम अनकंफर्टेबल कंडीशंस में ही सबसे ज्यादा सरवाइव करने की कोशिश करते हैं, सबसे ज्यादा कंपटीशन करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं ये बैक्टीरिया वाला ही एग्जांपल दोबारा से बताती हूँ। आपको पता है हर बैक्टीरिया के अंदर सारे जीन्स हमेशा एक्टिव नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम सिर्फ दो बैक्टीरिया के लेकर चलते हैं, ठीक है। ये दो बैक्टीरिया है इस तालाब के अंदर, ठीक है। ये वाला बैक्टीरिया, अब हमने इस तालाब के अंदर स्ट्रेस दिया, ठीक है। और स्ट्रेस किसका दिया, हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, स्ट्रेस के लिए हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया। ये दोनों के दोनों बहुत आराम से रह रहे थे इस पानी के अंदर जिसका टेम्परेचर लो था। ये दोनों ही आराम से रह रहे थे, ऐसा नहीं था कि इनमें से एक को परेशानी हो रही थी, ये दोनों ही आराम से रह रहे थे। लेकिन जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो एक तो जिंदा रहा और दूसरा मर गया। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, ठीक है। हो सकता है कि इन दोनों के अंदर ही वो जीन थी, जीन प्रेजेंट थी, जो लाइक दोनों के अंदर नहीं, सॉरी, इसके मतलब इस एग्जैक्टली इस कंडीशन में हुआ क्या कि जैसे ही स्ट्रेस दिया, टेम्परेचर का जैसे ही स्ट्रेस दिया, तो उनमें से एक बैक्टीरिया के अंदर मान लीजिए वो जीन प्रेजेंट थी जो टेम्परेचर टॉलरेंट थी, ठीक है, जिसकी वजह से वो टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता है। लेकिन वो टेम्परेचर टॉलरेंट जीन एक्टिव नहीं थी क्योंकि जरूरत ही नहीं थी। पहले पानी ऐसा था ही नहीं जिसमें सर्वाइवल प्रॉब्लम हो रहा था, उसमें तो सर्वाइव कर सकते थे बहुत आराम से। अब स्ट्रेस आया, टेम्परेचर आया, जिसकी वजह से वो जो जीन है वो पहले इनएक्टिव थी, अब वो जीन हो गई एक्टिव एंड आपके बैक्टीरिया ने कर दी वो एक्सप्रेस, एंड जिसकी वजह से वो कर गया सर्वाइव और दूसरा वाला मर गया। तो स्ट्रेस कंडीशंस में ही स्पेसिफिकली पता लगता है कि आप कौन सी स्थिति में सरवाइव कर पाएंगे, आप कौन सी स्थिति से डील कर पाएंगे। हमेशा उस पर्टिकुलर जीन की जरूरत नहीं होती है, बट हाँ, अनकंफर्टेबल कंडीशन आई, उसी पर्टिकुलर कंडीशन में सबसे पहले पता लगेगा कि कौन कौन डील कर पाएगा। जैसे एक टेस्ट है, सारे बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं एंड सडनली टीचर ने सरप्राइज टेस्ट अनाउंस कर दिया, ठीक है। सो नॉट एवरी वन वुड बी डूइंग वेल, हर कोई उस पर्टिकुलर कंडीशन से मैनेज नहीं कर पाएगा। कुछ बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर देंगे उसके बावजूद भी, जस्ट बिकॉज उन्होंने अपने अंदर जो स्ट्रेस महसूस किया सडनली सरप्राइज टेस्ट का, वो उससे अच्छे से डील कर गए। वो डील कर गए, उन्होंने अपनी वो जीन अच्छे से एक्सप्रेस कर दी, कॉन्फिडेंस आया एंड पेपर बहुत अच्छे से लिख दिया। दूसरी तरफ हो सकता है एक वैसा बच्चा भी हो जिसको सारा आंसर आता था, बट उसने वो चीज वो पेपर पे नहीं ला पाया क्योंकि वो पर्टिकुलर उस चीज कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाया, उस पर्टिकुलर कंडीशन से ज्यादा अच्छे से डील नहीं कर पाया। तो दैट इज व्हाई देयर इज अ लाइन व्हिच इज कॉल्ड एज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, जब भी कोई वेरिएशन आती है, कोई कंडीशन आती है, तो जो ऑर्गेनिज्म, जो भी ह्यूमन, किसी का भी एग्जांपल ले लीजिए, जो भी सबसे अच्छा कंडीशन के साथ एडजस्ट करता है, जो भी सबसे अच्छा उसके साथ सरवाइव करता है, वही सबसे मतलब उसी को हम सबसे ज्यादा फिट बोलते हैं। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नॉट एवरी ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू सर्वाइव इट, नॉट एवरी ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू डील विद इट प्रॉपर्ली, बट हाँ, जो कर पाएगा वो फिट कहलाएगा। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जैसे कुछ एग्जांपल के लिए, जैसे इस चीज में मतलब वी आर गोइंग अ लिटिल बियॉन्ड, थोड़ा सा बस एक लास्ट एग्जांपल बताएंगे एंड देन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जैसे कहते हैं कि एवोल्यूशन कहता है, ठीक है, कहते हैं कि जिराफ की गर्दन पहले से कोई लंबी नहीं थी, पहले एक जिराफ एक नॉर्मल गर्दन के साथ पैदा हुआ, बट जिस एरिया में जिराफ ग्रेजिंग करते थे वहां के पेड़ बहुत बड़े बड़े थे, पेड़ बहुत उनके लंबे लंबे हुआ करते थे, ऊंचे ऊंचे होते थे।
तो खाने के चक्कर में जिराफ को ऊपर की तरफ देखना पड़ता था। धीमे धीमे देखा गया कि नेक्स्ट वाले जितने भी जिराफ आए उनकी नेक हो गई लॉन्ग। ठीक है, जिराफ की नेक में भी उतनी हड्डी होती है जितनी बाकी सबके, मतलब बाकी बेसिक आपके सबके हड्डी में होती है, बस उसकी हड्डियां बड़ी बड़ी होती हैं, लंबी लंबी होती हैं, आपकी छोटी है। आप उसके केस में भी उतने ही सर्वाइकल वर्टिब्रा है, बट थोड़े से लंबे हैं। तो दैट इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात है। अगर उसने ये पत्ते खाने छोड़ दिए होते कि भैया पत्ते तो बहुत ऊपर हैं, और उस जिराफ ने खाने छोड़ दिए, तो मर जाता कुछ टाइम बाद। लेकिन धीमे 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 कोशिश कर करके उसने उचकना शुरू करा, ऊंचा उठना शुरू करा, जिसकी वजह से उसने पत्ते भी खाए, एंड धीमे धीमे नेचर ने उसकी गर्दन ही लंबी कर दी। आने वाले सारे जिराफ जो है लंबे होने शुरू हो गए, ताकि वो आराम से वो पत्ते खा रहे थे। बट अगर जिराफ ने सर्वाइवल ना किया होता, कोशिश ही नहीं करता, वो यहाँ के पत्ते खाने की कोशिश करता रहता जो वहां पे होते ही नहीं, खत्म हो जाते हैं, वो मर जाता है एक दिन। क्योंकि उसको भूख तो लगती है ना, सर्वाइवल ऑफ एनर्जी तो चाहिए ही कहीं से। सो एनर्जी नहीं मिल पाती, एंड देन फाइनली दैट जिराफ हैज टू डाई। बट उसने ऐसा ना करके, उस जानवर ने क्या नया सीखा कि उसने अपनी गर्दन ऊंची उठानी शुरू करी, एंड जिसकी वजह से वो ऊंचे पत्ते खाने शुरू कर दिए उसने। एंड देन उसकी लंबी आने वाले समय में एवोल्यूशन हुआ, एवोल्यूशन की वजह से उसकी गर्दन लंबी होने शुरू हो गई। सो दिस इज हाउ एवोल्यूशन टेक्स प्लेस. So let's just go back and then start our first topic called as asexual reproduction. ठीक है, asexual reproduction is the reproduction in which, मतलब we are going to deal, अभी हम पहले बस इसको और सिंपली पढ़ रहे हैं, इसी को मतलब ये asexual reproduction के टाइप्स ही पढ़ रहे हैं हम। बट दिस इज द रिप्रोडक्शन विच इज फेवर्ड बाय सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिर्फ एक सेल होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिर्फ एक सेल होता है, वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन है, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। सो सबसे पहले एक सबसे बेसिक एग्जांपल से शुरू करेंगे, सबसे बेसिक टाइप से शुरू करेंगे, कॉल्ड एज फिजन। फिजन क्या होता है? टूटना। फिजन को मतलब फिजन की मीनिंग क्या है? टूटना। सो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कौन से वाले? जिनके अंदर सिर्फ एक सेल होता है। ठीक है, सो यूनिसेल्युलर, यूनि मतलब वन, सेल मतलब सेल। सो एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सीधे सीधे सेल डिवीजन करते हैं। आपने सेल डिवीजन पढ़ा होगा आई थिंक, कि एक से दो सेल बन जाते हैं, तो सेल डिवीजन या फिर सेल फिजन बोलते हैं। फिजन मैंने बताया आपको, फिजन मतलब टूटना। तो वो सीधे सीधे सेल डिवीजन से ही रिप्रोड्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, नए नए इंडिविजुअल बना लेते हैं। अलग अलग तरीके से फिजन देखा भी जाता है। सो जब बेसिक वाला सेल डिवीजन क्या होता है कि एक सेल है, वो डिवाइड करेगा और दो सेल बना देगा। बस ये बेसिक हो गया, एक से दो बनाना, दिस इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन। फिजन करने के अलग अलग तरीके हैं, छोटा छोटा पैटर्न है, कोई खास बहुत डिफरेंस नहीं है। जो मेजर मेजर जो छोटा छोटा है वो ये है कि मेजर जो बैक्टीरिया है और कुछ प्रोटोजोआ है, ये तो बेसिक अपना वही करते हैं कि एक सेल से सीधे सीधे दो बना लिए। ये सबसे कॉमन वाला टाइप है, एक का दो कर देना। ठीक है, नॉर्मल वाला। ठीक है, दो इक्वल एकदम एक दूसरे से सिमिलर होंगे, बिल्कुल पेरेंट के सिमिलर होंगे, एंड एट द सेम टाइम बस आपस में भी सिमिलर होंगे। ठीक है, एक का दो बनेगा। कुछ ऑर्गेनिज्म है जैसे अमीबा, उनके केस में द स्प्लिटिंग ऑफ द टू सेल्स ड्यूरिंग डिवीजन कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? उस केस में जैसे मान लीजिए अमीबा है, अच्छा ठीक है, लेट्स मेक द इमेज थोड़ा सा इस सेंस में, ताकि आपको समझ में आए कि हम बोल क्या रहे हैं एग्जैक्टली। ठीक है, अमीबा थोड़ा ऐसा टाइप का होता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इसके अंदर तो एग्जैक्टली हाफ बनाना डिफिकल्ट है ना, क्योंकि ये तो खुद ही सीधा नहीं है, इससे दो कैसे बनेंगे? तो ये कहीं से भी डिवाइड हो जाता है, बनेंगे तो दो ही, बट कहीं से भी, यहाँ से भी टूट सकता है दो में, यहाँ से भी टूट सकता है, मतलब मर्जी है, दो बन जाएंगे। लेकिन प्लेन कोई भी हो सकता है, कोई से भी प्लेन से काम करेगा। So the amoeba in organisms like amoeba is a protozoa. So in amoeba the cell division can take place in any plane, किसी भी प्लेन में डिवाइड हो सकता है। उसके अलावा कुछ और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके केस में कुछ और भी पॉसिबल है। जैसे एक एग्जांपल है कॉल्ड एज लेशमानिया। लेशमानिया इज ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से एक बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम है काला आजार। सो लेशमेनिया एक ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से एक बीमारी होती है कॉल्ड एज काला आजार। उसके केस में एक विप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उनके केस में बाइनरी फिजन होता है। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर भी किस तरीके से हमें दोनों ऑर्गेनिजम्स में चाहिए जो नए बनने वाले हैं। तो उस स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि किस एरिया से डिवीजन होगा। ठीक है, तो अब हम इसके लिए ना एक छोटे सा फोटोग्राफ देख लेते हैं, जिससे हमको ये स्ट्रक्चर वाली बात समझ में आएगी। लेट्स जस्ट रीड दिस फ्रॉम हियर। यहाँ से पढ़ते हैं, लिशमैनिया से पढ़ते हैं। लिशमैनिया विच कॉज कालाजार which have a whip like structure at one end of the cell के एक हिस्से पे उसके पास एक छोटा whip like structure, टेल जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है।
ऐसे ऑर्गेनिजम्स के केस में बाइनरी फिजन अकर्स इन अ डेफिनेट ओरिएंटेशन इन रिलेशन टू द स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर भी तो दोनों आगे ऑफस्प्रिंग में चाहिए ना, दोनों बच्चों में ये भी तो चाहिए ना हमें। तो इस चक्कर में इनके केस में बाइनरी डिवीजन कहाँ से होगा ये मैटर करता है, ये देखा जाएगा और प्रॉपरली चेक करने के बाद किसी डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसे आप सबसे वाली फिगर में सबसे पहले वाले सेक्शन में देख सकते हो बाइनरी फिजन इन अमीबा, बहुत बेसिक है। अब इनके केस में क्या हुआ है, यहाँ से डिवीजन होना शुरू हो रहा है, ठीक है, यहाँ से डिवीजन होना शुरू हो रहा है, देखो वो बीच से चौड़ा होता चला जा रहा है, एंड देन फाइनली और बड़ा हो गया, एंड देन फाइनली 2 में डिवाइड कर गया, राइट। ऐसा होने के अलावा ऐसे भी डिवीजन हो सकता है, ठीक है। सो डिपेंड करता है अमीबा में कौन से प्लेन से डिवीजन होगा, एग्जैक्टली स्पेसिफिकली वहां से नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है कि एक जहां से होता है वहीं से होता रहेगा। अभी हम जिसकी बात कर रहे थे, लेशमानिया का भी एक फोटोग्राफ है हमारे पास। लेशमानिया क्या करता है बीमारी, उसका नाम है काला आजार, ठीक है। सो लेशमानिया करता है ये वाली बीमारी। लेशमानिया के केस में हमने क्या बताया, लेशमानिया के सेल के एंड पे एक विप लाइक स्ट्रक्चर है, एज यू कैन सी, ठीक है, ये जो टेल जैसी एक निकल रही है। सो इसके केस में क्या होता है, आप देखते जाइए, सबसे पहले यहाँ पे दूसरी एक और टेल बनानी है, क्योंकि दोनों को चाहिए होगी ना, जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसके अंदर भी सेम कॉपी बनेगी। तो सबसे पहले इसके अंदर यहाँ पे आप देखिए कि एक नया चेंज आया, दूसरी तरफ टेल बननी शुरू हो गई, वो और बड़ी होनी शुरू हो गई, एंड देन यहाँ पे 2 न्यूक्लियस भी आ गए हैं, ठीक है। एंड देन ये दोनों के दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, न्यूक्लियस दूर होते चले जा रहे हैं और दूर होते चले जा रहे हैं, एंड 2 बॉडी रेडी हो गई, एंड यहाँ से सेपरेट हो जाएंगी। So this is how Leishmania divides and finally forms 2 new cells. And इसी तरीके से हम आगे के भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, कुछ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें अगेन सिंगल सेल ही होता है, एक ही सेल होता है। जैसे मलेरिया का पैरासाइट कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम, जिसकी वजह से मलेरिया होता है ना, जिस ऑर्गेनिज्म की वजह से, उसका नाम है प्लाज्मोडियम। सो उस प्लाज्मोडियम के केस में क्या होता है कि एक ही बार में एक फिजन नहीं होगा। फिजन क्या होता है, टूटना, एक बार में टूटता है और एक के 2 बन जाते हैं। उनके केस में एक ही बार में सेल के अंदर मल्टीपल फिजन्स होते रहते हैं, अंदर ही अंदर टूटता रहता है, टूटता रहता है, टूटता रहता है, एंड देन फाइनली एक ही बार में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रिलीज किए जाते हैं साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब एक ही बार में, एंड देन मल्टीपल फिजन, एक ही साथ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, जैसे आप यहाँ पे फोटोग्राफ में देख सकते हो। दिस इज प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जिसकी वजह से मलेरिया होता है हमें। इसके अंदर आप देख सकते हो कि इसके ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक थिक सेल वॉल है, एक थिक वॉल बना लेता है सबसे पहले अपने ऊपर, एंड देन अंदर लाइन से सेल डिवाइड होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, एंड देन ये फट जाती है यहाँ से, एंड यहाँ से ये सारे के सारे यहाँ पे सेल्स रिलीज होने शुरू हो जाएंगे, और हर एक सेल नया मलेरिया का प्लाज्मोडियम बन जाएगा और मलेरिया कर सकता है, राइट। सो दिस इज हाउ plasmodium divides, and then plasmodium divides, or you can say this is how plasmodium reproduces. So we are going to stop here. We are going to like start with the other one, like how the reproduction takes place asexually in other organisms. So हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, वेरिएशन का क्या रीजन है, वेरिएशन आनी क्यों जरूरी है, वेरिएशन नहीं आएगी तो क्या परेशानी हो जाएगी। उसके अलावा हमने टाइप पढ़ा, सबसे पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एज फिजन। फिजन के हमने बेसिक ये वाले टाइप्स पढ़े, एक हमने बेसिक डिवीजन पढ़ा, एक का 2 सेल बन जाना, एक अमीबा का पढ़ा कि किस वाले सेक्शन से किस प्लेन से डिवाइड करेगा कुछ पता नहीं है, एक ये लेशमानिया का पढ़ा कि स्ट्रक्चर्स पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा स्ट्रक्चर निकल रहा है उसके हिसाब से भी डिवीजन होगा, एंड देन एक हमने ये वाला एग्जाम्पल पढ़ा कि मलेरिया के केस में एक फिजन नहीं मल्टीपल हो जाते हैं एक ही बार में, और एक ही साथ में बहुत सारा मलेरिया का प्लाज्मोडियम बना दिया जाएगा। I hope this is interesting for you, and we are going to continue further from this topic onwards. And if you have any comments, if you have any doubts, do shoot down. Thank you. Have a great day.